तो दिल्ली से चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं के हल्द्वानी पहुंचे तो अपने साथ कई सौगात भी लेकर आए। एक तरफ नया साल है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में खाली हाथ जाना पीएम ने भी नागवार समझा, तभी तो अपने साथ 17,500 करोड़ रुपए की सौगात भी लेकर पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचते ही पीएम ने 23 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, जिसमें हल्द्वानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का शिलान्यास भी शामिल है। इतना ही नहीं, 17,500 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट, सड़कों की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने देवभूमि के लोगों का दीदार कर उन्हें नमन किया और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में और लागत से उत्तराखंड का तेजी से चौतरफा विकास होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पलायन के मुद्दे को भी टटोला और ये कहा कि कुछ लोगों ने विकास से पहाड़ को दूर रखा है, जिसके चलते लोग पहाड़ों को छोड़कर अपने घर छोड़कर दूर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए यह भी कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश विकास से अछूता नहीं रहेगा। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कई आरोपों के घेरे में लिया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अफवाह बनाओ, अफवाह को फैलाओ और फिर अफवाह को सच मानकर दिन रात चिल्लाते रहो का काम कर रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर भी अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का आधार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो 46 साल पहले सोचा गया वह भी हमें ही करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अपील की है कि वो झूठ बोलने वाले और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों पर भरोसा ना करें। पुरानी चीजों को मैं ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा दिखाती है या नहीं। पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड बीजेपी यूनिट को अब शीर्ष नेताओं पर ही भरोसा रह गया है? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि बिना मोदी सत्ता वापसी की डगर मुश्किल है? क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी में कई बार उठापटक की स्थिति को देखा गया है, लेकिन क्या मोदी के लगातार दौरे से विपक्ष विचलित होता जा रहा है, पीएम से पनाह मांग रहा है? इन्हीं विषयों को लेकर करेंगे आज का चुनावी दंगल। और पैनल हमारे साथ मौजूद है। चुनावी दंगल में पैनल से बातचीत करेंगे, उनके भी मुद्दे रखेंगे, उनका रिएक्शन भी लेंगे। बीजेपी से सुरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार जी से ये जान लेते हैं, योगेश जी से, कि कैसे देखें इस चुनावी दौरे को। एक तरफ 17,500 करोड़ का चुनावी तोहफा पीएम मोदी देके गए हैं, दूसरी तरफ चुनाव बेहद करीब है। क्या मायने निकाले जाए इस दौरे के? देखिए, जैसा आपको पता ही अभी चुनावी टाइम है और अभी पहले देहरादून में आए थे मोदी जी, उसके बाद अभी कुमाऊं में आए हैं और ये चुनावी दौरे हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास किया जाए, उनका लोकार्पण करा जाए और वोटर्स को रिझाने का और उनको मैसेज देने का एक काम करा जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी सीट बाय सीट अगर हम डिस्कस करने लग जाएं तो पता चलेगा कि बीजेपी को कई सारी सीटों में अभी बहुत मेहनत करनी है। ये जो 17 वाली बात थी कि मोदी जी आएंगे और बीजेपी का कमल लहरने लगेगा हर जगह, ये उतना उस इंटेंसिटी से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। और यही वजह है कि अभी इतनी ज्यादा मशक्कत न सिर्फ बीजेपी, मोदी जी खुद ही कर रहे हैं उत्तराखंड में। मतलब 2017 वाला जो मोदी मैजिक दिखा था हमें उत्तराखंड में बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत करारी हार से कांग्रेस हारती हुई दिखी थी 2017 में, वो मोदी मैजिक अब 2022 में नहीं दिखेगा? मेरा मतलब ये नहीं कि मोदी मैजिक जो है वो दिखेगा नहीं। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से 17 में इतना मतलब मैसिव टर्नआउट आ रहे थे हर जगह, उतना ही टर्नआउट लाने के लिए थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी बीजेपी को। और जो ये अभी जो रैलीज हो रही हैं, जितने भी इनके राज्य में प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें दिखाई भी दे रहे हो। ठीक है, सुरेश जोशी जी के पास आते हैं। सर क्या लगता है आपको कि आज पीएम मोदी जो 17,500 करोड़ का तोहफा यहाँ पर देके गए हैं कुमाऊं वासियों के लिए, क्या आपको अब मोदी मैजिक का सहारा लेना पड़ रहा है? क्योंकि
एक चलन है उत्तराखंड में कि 5 साल बीजेपी आती है तो 5 साल कांग्रेस आती है, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि 2 बार हमने अपना सीएम फेस बदला है तो डर है कहीं ना कहीं एक कि सीएम फेस बदलने के बाद कहीं जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस की ओर ना चला जाए और अब मोदी मैजिक फिर से लाने की कोशिश आप 2022 में करेंगे? देखिए पूजा जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हमने इस 5 साल के कार्यकाल में भारत सरकार ने हमको 1 लाख करोड़ रुपए दिया। 70,500 करोड़ रुपए नहीं दिया। 70,500 करोड़ का तो जो आज विषय आया था वो हल्द्वानी का था, तो यानी मतलब उस क्षेत्र का था, कुमाऊं के क्षेत्र का। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जितनी परियोजनाएं इस प्रदेश में पहले से दम पड़ी थी और जिनके शिलान्यास और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि लोगों ने पूजा पाठ उनका कर दिया, लेकिन उनकी डी थी, उनके लिए धन की व्यवस्था थी, उनकी टेंडरिंग नहीं थी, कहीं कुछ ही नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे शिलान्यास के भी कार्यक्रम है, ये संकल्प है। शिलान्यास हमारा संकल्प है और संकल्प को हम सिद्धि तक ले जा करके उसको लोगों को आगे उसका लाभ देते हैं, ये हमने करके दिखाया है। लोगों ने, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। कांग्रेस के मित्र बहुत चैनलों में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा जी रेलवे के प्रोजेक्ट का शिलान्यास सोनिया जी कर गई थी। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, योगेश जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी रखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर जो मोदी जी की सरकार बनी वो 26 मई को बनी। 26 मई 2014 से पहले क्या कर्णप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक का जो रेलवे का प्रोजेक्ट था उसकी कोई डीपीआर थी? उसके लिए कोई धन की व्यवस्था थी? उसके लिए कोई टेंडरिंग की व्यवस्था थी? इस बात का जवाब आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं दिया। बार बार वो कहते हैं कि भाई साहब ये जो ऑल वेदर रोड है ये भी हमारा सपना था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बताएंगे कि 26 मई 2014 से पहले ऑल वेदर रोड का कहीं पर भी कोई बजटीय प्रोविजन था? कहीं पर कोई टेंडरिंग थी? कुछ ही नहीं था, लेकिन हमने ऑल वेदर रोड, यही तो मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर सुरेश जी कि क्या आप मोदी मैजिक पर ही भरोसा दिलवाने की कोशिश एक बार फिर से जनता को करेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बनते हैं 2017 में, कुछ साल बाद चेंज हो जाते हैं। तीरथ सिंह रावत वो तो कुछ महीने भी नहीं टिक पाते, और अब पुष्कर सिंह धामी। कैसे जनता को विश्वास में लाएंगे सर? किन मुद्दों पर जाएंगे 2022 में? देखिए पूजा जी, मुद्दा विकास का है, मुद्दा विकास का है, मुद्दा जो है व्यक्तित्व का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर जनता का विश्वास भी डगमगा जाएगा अगर आप 2 बार सीएम के चेहरे ही चेंज कर देंगे। सुनिए, देखिए जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को दायित्व देती है। हमने जो है अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया था, आज भी कार्यकर्ता को दायित्व दिया है। न कोई सरकार बदली, न कोई आइडियोलॉजी बदली, न कोई सिस्टम बदला, न कोई सिद्धांत बदला। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में थी वो 2022 में है। हम जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब हमने देखिए अभी पहली बार 28 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज का टनकपुर से लेकर के बागेश्वर रेलवे का दिया है। हम विद इन 5 ईयर उस प्रोजेक्ट को भी तैयार करेंगे। लेकिन योगेश जी यहाँ पे बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस के मित्र कौन है, मुझे मालूम नहीं है, अभी आपने दिखाया नहीं ना बताया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की आज की वो नहीं है। जिस टनकपुर से पिथौरागढ़ सड़क की बात की, जिसमें 12 घंटे लगते थे, आज 2.25 घंटे में टनकपुर से पिथौरागढ़ हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है प्रोजेक्ट योगेश जी से, प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है, उसका जो है कि फर्स्ट फेज के 2 टेंडर पड़ चुके हैं, उसमें काम शुरू होना है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा दत्त जोशी जी फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी कह रही है कि भले ही हमने सीएम के चेहरे बदले लेकिन हमने विकास किया है, आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, योगेश जी के पास में आऊंगी। योगेश जी, इसी का उत्तर आपसे ले लेते हैं। अभी कांग्रेस हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे कि बीजेपी ये कह रही है कि हमने भले ही सीएम का चेहरा बदला हो लेकिन विकास हमने किया है। बीजेपी कि इन 5 सालों में उत्तराखंड में जो विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। क्या अब आप मानेंगे कि जो जनता है उत्तराखंड की वो बहुत ज्यादा संतुष्ट है बीजेपी से? क्या वो पलायन जो पहले हम देखा करते थे वो खत्म हो चुका है? देखिए, मैं इस चीज को, इस बहस को तो दूसरी तरफ ले आना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि जो बीजेपी के इंटरनल सर्वेज हैं सीट बाय सीट, उसमें बीजेपी की क्या ग्रेडिंग हो रही है सभी सीट की, ये जोशी जी को पता है। बीजेपी कितनी सीट्स में परेशान भी है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की बात भी करती है इंटरनल सर्विस के बेसिस पे। इससे बड़ा क्लियरली है कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा
फोकस होकर एक एक सीट पे काम कर रही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बीजेपी ने इतना काम कर लिया है कि वो बिल्कुल 17 वाली बात हो जाएगी। मेरा ये मानना है, अगर हम सीट बाय सीट पे चलें, चाहे वो कुमाऊं में हो, चाहे गढ़वाल में हो, चाहे वो प्लेन्स में हो, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो काम करने वाले हैं। फार्म बिल जो है, जो मोदी जी ने हटा दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं उसका कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। देवस्थानम बोर्ड जो कि सरकार पलट चुकी है, अपने ही मुख्यमंत्री का फैसला, मैं नहीं मानता कि इसका कोई चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। डेवलपमेंट के जितने भी काम हुए वो एक तरफ है, लेकिन कई ऐसे इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, सीट बाय सीट, रीजन वाइज, जो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन में। और इससे हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि अभी रोजगार की बात नहीं करी जा रही है, नौकरियों की बात नहीं करी जा रही है, डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, लेकिन उसको धरातल में उतारने में भी अभी वो ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे उत्तर ले लेते हैं। अगर आप सुन पा रहे थे बीजेपी को, तो उनका कहना है कि विकास हमने बहुत किया है उत्तराखंड में, हमने पलायन रोका है, हमने कई प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, और आज भी पीएम मोदी पहुंचे थे हल्द्वानी कुमाऊं की जनता को लुभाने के लिए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? हेलो जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हेलो हेलो मथुरा दत्त जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही मेरी जी आवाज सर, आ रही? जी सर आ रही है, आप बताएं। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा या चौथा दौरा उत्तराखंड का है, लेकिन कितना कुछ दे गए हैं, कितनी बातें कर गए हैं, ये सब आपके सामने। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पर न प्रधानमंत्री जी बात करें, न मुख्यमंत्री जी बात करें, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात। अरे मेरे अभिन्न मित्र, मेरे छोटे भाई सुरेश कुछ बातें कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सशक्त प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि झूठ भी बोला जाए तो उतना झूठ बोला जाए जो लोगों के गले में उतर। अभी ये देख रहा था कि 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। एक पुल है, चलती पुल, जो टनकपुर से पिथौरागढ़ वाली रूट पर बना है, उस पुल का ये आज लोकार्पण या शिलान्यास कर रहे हैं, वो लिस्ट में देख रहा हूँ। वो पुल अभी बह चुका है, अभी जो आपकी 18, 19, 20 अक्टूबर में जो दैवी आपदा आई, वो बनने के बाद वो पुल बह चुका है। अब उस बहे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात बताऊं आपको, जोशी जी जानते हैं इस बात को कि टनकपुर से पिथौरागढ़ की जो रोड, ऑल वेदर रोड जिसका नाम इन्होंने दिया है, वो रोड सम्मिलित की और यूपीए की गवर्नमेंट गई, और उसका शिलान्यास के बाद इन गडकरी जी उसको करते हैं, पहले प्रारंभ करते हैं। इतना 5 साल कांग्रेस, क्या आप तोड़ पाएंगे उस परंपरा को? अब देखिए, हम तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं एक बात जरूर की बात है कि उत्तराखंड की महान जनता को गई थी। उत्तराखंड की महान जनता ने 5 साल के भाजपा को देखा है, उत्तराखंड के नौजवानों ने देखा है, किसानों से आप बोल रहे हैं कि जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए उन पर बातचीत नहीं होती है। पीएम मोदी या बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई बड़ा नेता उन पर बातचीत नहीं करता है। कौन से हैं वो मुद्दे जिन पर बातचीत होनी चाहिए? असल में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। आज पूरे प्रदेश में तो आयोग अभी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर, वो बताएंगे। अभी लोक सेवा आयोग ने 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं की। ऐतिहासिक आप रोजगार के बड़े बड़े आंकड़े, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 7 लाख कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, और बड़े रोजगार के जो लोक सेवा आयोग के रोजगार पा रही है, संगठित क्षेत्र में रोजगार, आप बताइए वो सरकार रोजगार के साथ हकदार है? कितना है इस बात की? एक बात ठीक है, इसके बाद नहीं है। सुरेश जी से पूछ लेते हैं कि सर उन मुद्दों पर बातचीत कि कांग्रेस का कहना है, मथुरा दत्त जी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर असल में बातचीत होनी चाहिए उन पर तो बातचीत कोई प्रवक्ता, कोई नेता नहीं करते हैं। क्यों नहीं हो रही उन मुद्दों पर बातचीत? क्यों नहीं बेरोजगारी हटाई जा रही है? क्यों नहीं पलायन रोका जा रहा है?
पूजा जी, मैं आपसे बड़ा निवेदन पूर्वक एक बात करूंगा कि मैं 2 मिनट आपका लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ना आप करिए ना कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय करे। मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं जी करता सर, बोलिए मैं भी बोलिए। नहीं चाहता हूँ मुझे भी कोई डिस्टर्ब करे। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, आज कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही है, आज कांग्रेस महंगाई की बात कर रही है, आज कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हुआ। मैं तीनों मुद्दों पर जवाब दे देता हूं। पहली बात, उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार बनी, इसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। 2004 से लेकर के 2007 तक कांग्रेस थी, 2012 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस थी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने उस 5 साल की डबल इंजन में क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री उसको छोड़िए, सरकार 2017 से है, वो अपना जवाब दे। हमने जो किया सर, वो भी अपना पॉइंट रख रहे हैं, सुन लेते हैं तभी आप रिएक्शन दे पाएंगे। देखिए, मैं पूरी बात अपनी कर रहा हूं, आप रिएक्शन दीजिए। ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपया हम बता रहे हैं हमने कैसे दिया। क्या मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने कभी बताया उन्होंने अपने 5 साल की डबल इंजन में क्या दिया? बताए ना, वो जनता के सामने लाए। हम तो बता रहे हैं, हमारा गलत होगा या सही होगा उसका फैसला जनता करेगी। हमने स्वास्थ्य में क्या किया? हमने स्वास्थ्य में डॉक्टर्स दिए, हमने नर्सेज दी, हमने अगर ये 46-47 वेंटिलेटर छोड़ गए थे तो आज हमने 900 वेंटिलेटर दिए हैं, हमने हर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के प्लांट दिए हैं, हमने दवाओं का बजट बढ़ाया हुआ है, यानी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो आज उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 180 विद्यालय उत्तराखंड के सीबीएसई पैटर्न से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस हमने यहाँ पर को प्रारंभ किया है। हमने हायर एजुकेशन पे बजट को जो है कि बजट बढ़ाया है, उसका प्रोविजन 5 से लेकर के 7% का बजट बढ़ाया है। हमने इस स्टेट को 3 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। और अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं बेरोजगारी में आ रहा हूँ, बेरोजगारी पर और महंगाई पे भी आ रहा हूँ, दोनों पर आ रहा हूँ। पलायन पर भी आइएगा सर, पलायन क्यों नहीं रुक रहा? पलायन पे भी आ रहा हूँ, मैं पलायन पे भी आ रहा हूँ। देखिए, मैं तीनों मुद्दों पर आ रहा हूँ, प्लीज आप सुनिए मेरी बात को पूरी। देखिए, पहली बात तो बेरोजगारी पर आ रहा हूँ। सरकारी जो स्तर से अभी भी बेरोजगार जो नवयुवक है उनके रोजगार अभी भी चालू हैं। 3 तारीख को जो है कि 1600 पद पुलिस के अभी भर्ती होने की विज्ञप्ति जारी हो गई है। हमने 1700 लोगों को एलटी में, 1700 लोगों को प्रवक्ता में जो है कि माध्यमिक में हमने जो है कि शिक्षा में उनको दिया है। हमने डॉक्टर्स में नियुक्तियां दी हैं, हमने उससे पहले वन विभाग में नियुक्तियां दी हैं, हमने रेंजर्स की नियुक्तियां दी हैं, यानी सरकारी पदों में 16,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। अब मैं प्राइवेट सेक्टर की आपसे बात करता हूं, उसके बाद सेल्फ रोजगार की बात करता हूं। इस प्रदेश के अंदर ये पहली सरकार है जिसने सेल्फ में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, स्वरोजगार की योजनाओं के लिए 3 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पैसा दे रहे हैं। हमने होम स्टे के लिए जो है कि 1 लाख लोगों को जो है कि पैसा दिया है। हमने वीरचंद गढ़वाली के बजट को 8.5% बढ़ाया है, यानी हमने सेल्फ उसमें भी दिया है। हमने जो हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है उस इंडस्ट्रीज में इस समय जो है कि 1,75,000 लोगों को। ठीक है सर, 2 मिनट बोले थे आपने, 2 मिनट से ज्यादा का ही वक्त ले लिया है। लेकिन सुरेश जी बीजेपी से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, योगेश जी, माफ कीजिएगा। योगेश जी, क्या लगता है आपको, संतुष्ट हैं आप जो यहाँ पर सुरेश जी ने बातें कही हैं? संतुष्ट हैं आप? बेरोजगारी नहीं है, पलायन नहीं है, हमने यहाँ पर तमाम शिक्षकों की भर्ती दी है, ऑल वेदर रोड पर काम किया है, सब काम हुए? देखिए, मैं सुरेश जी हमारे कुमाऊं से हैं, मैं खुद कुमाऊं से हूं और वो बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इनके फिगर्स पे मैं कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मेरा ये मानना है कि चुनाव में उत्तराखंड में कई सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे, जिसमें महंगाई का मुद्दा रहेगा, जिसमें देवस्थानम रहेगा, जिसमें किसान का मुद्दा रहेगा, जिसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा रहेगा। ये कह देना कि हमने 18,000 करोड़ का यहाँ हमने लोकार्पण कर दिया, ऑल वेदर रोड आ रखी है, रेल जा रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग से, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, माइंड यू, ये मोदी जी के प्रोजेक्ट है। और हमारे उत्तराखंड में जो सीएम चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे चाहे तीरथ सिंह रावत थे, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ इनके द्वारा, ये जो वोटर्स है पैनी नजर इस चीज पे रखते हैं। डबल इंजन की बात हुई थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डबल इंजन के बाद ये इंजन जो बदले गए हैं, इसका सरकार को बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, नेताओं, बिल्कुल, वोटर्स को, माफ कीजिए। मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी अगर कहना भी चाहे कि हम सीएम नहीं दे रहे, हम तो सेवक देते हैं, लेकिन इस आर्गुमेंट से पूरा इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इसको आप नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएंगे।
इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे। माइग्रेशन में जितना भी कुछ हुआ है, अभी जैसे बेरोजगारों को लोन की बात हो रही थी, कितने सारे लोगों को स्वरोजगार में लोन दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोन उत्तराखंड में उसी को मिला जिसके पास कुछ जमीन थी, बिना कोलैटरल के। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कोई लोन मिल जाए आपको सरकार से। अभी स्वरोजगार वाले पॉइंट बात कर रहा हूँ। अब जिस आदमी का जमीन ही नहीं होगा, तभी तो बेचारा वो अपने वहां से गांव से भाग रहा है। अब उसके पास जमीन उसके पास है नहीं, कोलैटरल देने को है नहीं, वो स्वरोजगार क्या करेगा? तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स आपको दिखेंगे इस बार, कैंपेनिंग में भी और वैसे भी। ठीक है, सुरेश जी हाथ उठा रहे थे, सर बताइए। देखिए, योगेश जी की बातों से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं। उन्होंने पहली बात तो कही कि आपके फैक्टर से उन्होंने अलग बता दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, अगर मैं विकास की बात कर रहा हूं तो विकास, उन्होंने कहा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा होता नहीं है। किसी भी स्टेट पे जब कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है, कोई सरकार इलेक्शन में जाती है, तो फर्स्ट उस लोगों की, वहां के लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो डेवलपमेंट होता है। सड़क बनी नहीं बनी, पानी आया नहीं आया, बिजली है नहीं है, इसको ये नकार नहीं सकते। अब बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। बेरोजगारी निश्चित तौर पर फैक्टर होता है। 2 साल अगर कोरोना के नहीं होते तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य होता जिसमें बेरोजगारी 0 होती। कोरोना ने हमको रोका है क्योंकि हमारा टूरिज्म का व्यवसाय है, हमारे प्रोजेक्ट जो है कि हाइड्रो के हमारे प्रोजेक्ट है जिसमें लेबर वर्क होता है, निश्चित तौर पर जो है कि इसमें थोड़ा दिक्कत आई है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं योगेश जी, क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए महंगाई है? क्या राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां सस्ता माल मिल रहा है? क्या कांग्रेस कोई ऐसा श्वेत पत्र लेके जा रही है, या कांग्रेस के पास ऐसी कोई रूपरेखा है कि जब वो सत्ता में आएगी तो अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएगी, वो रोजगार कैसे देगी? ठीक है, कुछ है क्या? ठीक है, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर हर दल आता है, हर बड़े नेता आते हैं। पीएम मोदी आज आए हैं हल्द्वानी में। एक लास्ट रिएक्शन में लेना चाहती हूँ योगेश जी से। योगेश जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव 2022 है, ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि जो उत्तराखंड है वो बीजेपी की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। ये चीज मैं कई टीवी डिबेट से बोलता हूँ और मैं बड़ा सीरियसली मानता हूँ उस चीज को। उत्तराखंड में हमें वो काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी बीजेपी की पॉलिटिक्स की, जिसमें कि कई सारे गेयर्स चेंज होते दिखेंगे, कई सारे कॉन्ट्यूज, कई सारे रंग हमें दिखेंगे, कई सारे इश्यूज होंगे। और मेरा मानना है ये चुनाव एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी पीरियडियल प्रॉब्लम में ही है, वो हाउस डिसऑर्डर में है, जो उनके फैक्शंस है वो सारे वैसे के वैसे चल रहे हैं। लेकिन अभी बीजेपी को कैसे आगे आना है, कैसे 17 के 17 बाकी जो 70 के 70 सीट में कैसे कैंपेन करना है, कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है ये बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन की जो परंपरा है कि 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, ये परंपरा क्या टूट पाएगी? क्या पीएम नरेंद्र मोदी जो आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, कुमाऊं वासियों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है 17,500 करोड़ का, ये तोहफा जनता स्वीकारेगी 2022 में? ये पता चलेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सुरेश जोशी जी बीजेपी से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका करूंगी। योगेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक, सर बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।